हेलो दोस्तों, मैं और इनको आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। हम पहले क्लास में जो जितने भी सारे एक्ट थे वो सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो तुमको जितने तुम अपने ज़िंदगी में जितने भी तुम वर्ड सुनते आ रहे हो ना, और जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में अभी तक नहीं आया है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है। तो इसका मीनिंग समझने से पहले मैं आपको एक बात पूछना ज़रूर चाहूँगा कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं और आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग जो अभी तक यूज करते आ रहे हो, जैसे कि बोलते हो ना दोस्त लोग के साथ, जब भी तुम बात करते होगे कि बोलते होगे कि कभी कभी न्यूज़पेपर में हुआ कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, वो आप कभी पढ़े होगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट भी ऐसे कुछ कुछ लिखा होता है न्यूज़पेपर में भी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ यूनियन भी ऐसे, अब यूनियन भी ऐसे लिखा होगा। फिर लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुम्हारा स्पोर्ट्स क्लब भी, स्पोर्ट्स क्लब ऐसे लिखा होगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब और ये जो अभी पढ़ने वाले हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, वो दोनों अलग है, सेम नहीं है। हुआ। तो अगर सेम नहीं है तो फिर ये है ही क्या, ये क्या मतलब, उसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम सोचेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा तो हमारे दिमाग में वो फिगर या वो इमेज क्या आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में जो होता है वो आपका रूल्स होता है उसमें। समझ में आ रहा है। जनरली हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये टर्म में क्या होता है कि रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं इसमें। हुआ। किनके लिए रूल्स होता है भाई? लोगों के लिए, प्लस अपने गवर्नमेंट के लिए। समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट लोगों को ठीक से कोएग्जिस्ट करने के लिए, चलाने के लिए, रूल में बाउंड रखने के लिए। समझ में आ रहा है। तो वो रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है? कि आदमी होता है? नहीं। औरत होता है? नहीं। वो एक खोली सा एक किताब होता है जिसमें वो सब लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स होता है उसमें। हुआ। किसी भी तुम्हारा देश का जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे रेगुलेट करेगा, कैसे रूल्स अगर वायोलेट हुआ तो फिर वो पनिशमेंट क्या रहेगा, वो सब बहुत सारे कुछ लिखा होता है उसमें। जनरली ओवरव्यू आप ऐसे ही अभी अभी से थोड़ा समझ लेना। हुआ। फिर उसमें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट फिर आया किधर से, आप लोग को समझ में आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होते हैं। समझ में आया। तो ये रूल्स किन के लिए? लोगों के लिए, और जो अपने बनाया हुआ गवर्नमेंट के लिए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जो तुम्हारा
लोग तो ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर ही तुम्हारा लोग रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर तुम्हारा गवर्नमेंट रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं है किसी देश में हुआ। तो जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का जो ऑर्गन होता है, 3 ऑर्गन होता है कि नहीं गवर्नमेंट का। एक होता है तुम्हारा लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव होता है एक। दूसरा तुम्हारा एग्जीक्यूटिव होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। और तीसरा में तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा जो जुडिशियरी होता है। इन सब का अलग अलग रूल लिखा हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, लेजिस्लेटिव ऑर्गन के लिए कितना कितना रूल्स है। मतलब वो रूल्स ऐसे पढ़ा नहीं आता उसमें, वो रूल्स को आर्टिकल में डिफाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है? जुडिशियरी का भी अलग आर्टिकल है उसमें। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स है वो एक सिटीजन, किसी भी कंट्री का सिटीजन और गवर्नमेंट के दोनों के बीच का जो राइट्स है, जो फ्रीडम है, वो जो रिलेशनशिप है, समझ में आ रहा है, वो सब डिफाइन करता है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करता है तुम्हारा कौन? ये जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल्स लिखा हुआ है इसमें। एक सिटीजन अगर एक देश में रह रहा है तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से कैसे रह रहा है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, उन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो सब सेट्स तुम्हारा लिखा होता है उसमें। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा एक किताब समझ लो जिसमें लिखा होता है कि रूल्स। तो किसी किसी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटिन है हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑन रिटिन हुआ। समझ में आ रहा है? जो किसी भी देश का हुआ या किसी भी जो तुम्हारा लैंड कहा जाता है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा फंडामेंटल लॉस लिखा हो मतलब रहता है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पहली बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तुम्हारा सुप्रीम अथॉरिटी है। एबव ऑल। समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर है भाई, सुप्रीम अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो अगर किसी भी काम हुआ, किसी भी डिसीजन हुआ, किसी भी एक्शन हुआ तुम्हारा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं जा रहा है तो उसको क्या समझा जाएगा? उसको ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाएगा या फिर तुम्हारा ऑन लॉफुल समझा जाएगा? ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाएगा उसे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो सेट्स ऑफ रूल जो बनाया गया है किसी देश में हुआ, किसी स्टेट में, तो वो अगर गवर्नमेंट हुआ या फिर तुम्हारा इंडिविजुअल्स हुआ उस देश का, अगर वो किसी भी एक्शन या तुम्हारा डिसीजन अगर ले रहे हैं, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल्स में जो सेट्स ऑफ रूल है उसके हिसाब से अगर नहीं जा रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनका एक्ट हुआ और फिर उनका डिसीजन जो हुआ उसको अनलॉफुल कहा जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? तो इसको क्यों सुप्रीम अथॉरिटी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? क्यों भाई? हम तो जो जितने भी देखते हैं हमारे देश में, भारत हुआ समझ लो, तो भारत में जो गवर्नमेंट हुआ, हमको गवर्नमेंट तो दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना दिखता है हमको। जो गवर्नमेंट जो काम करता है हुआ, कौन कौन सा तुम्हारा काम सही हुआ गलत हुआ, वो सिटीजन बोलता है कि नहीं? गवर्नमेंट तो वो क्या सेट सब रूल वो इम्प्लीमेंट कर देगा अपने हिसाब से। अगर गलत होगा तो फिर क्या क्या आ जाएगा उसका? समझ में आ रहा है? अगर वो गलत हो जाएगा तो
उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतना पावर है कि वो गवर्नमेंट का पावर को कम भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? उसका पावर कम भी कर सकता है, लिमिट भी कर सकता है, किसी भी अथॉरिटी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। समझ में आ रहा है? तो अगर हम देखेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी ये सब है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, चलता फिरता डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी गवर्नमेंट का जो कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर ये मतलब ऐसा माना जाएगा कि उसका ठीक से ऑथोराइज करने के लिए वो देश को कॉन्स्टिट्यूशन उस गवर्नमेंट का पावर भी कम कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, समझ, अपडेट किया जाता है। अपडेट का मतलब अगर कुछ है इसमें तो उसको चेंज किया जा सकता है, बदलाव जा सकता है। समझ में? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जब आगे आगे पढ़ेंगे तो अमेंडमेंट बार बार आएगा। अमेंडमेंट का मतलब तुम्हारा होता है कि वो चेंज चेंज करना होता है। समझ में आ रहा है? बदलाव करना होता है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा अपडेट किया जाता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी तुम्हारा फ्लेक्सिबल कहा जाता है। इसीलिए फ्लेक्सिबल क्यों कहा जाता है भाई? वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज ए फ्लेक्सिबल वन? क्यों फ्लेक्सिबल कहा जाता है? क्योंकि लोगों का इन अकॉर्डेंस बाय टाइम एंड इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द पीपल, ये क्या होता है तुम्हारा, चेंज किया जाता है। समझ में आता है? जैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है, हुआ, एक बात बताता हूँ, पहले जितने भी आर्टिकल थे अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होता तो अभी आर्टिकल जितना बढ़ गया है वो थोड़े ना बढ़ पाता भाई। नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना बढ़ने के, आर्टिकल क्यों रखा गया। तो टाइम के हिसाब से ये बदलता है, फिर प्लेस के हिसाब से बदलता है, सोसाइटी की नीड के हिसाब से बदलता है, और लोगों के अकॉर्डेंस भी बदलता है। नीड चाहिए, वो सही गलत कुछ अगर होगा तो अगर उनका चेंजिंग एस्पायरेशन ऐसा कुछ है तो वो बदलता रहेगा। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इतना दूर तक जो जो बताया मैंने, समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन का। जो अभी तो हम इतना डिटेल्स में नहीं गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा सेट्स ऑफ रूल होता है, जिसमें एक लैंड का जो किसी भी देश हो तो उस देश में जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच जो सेट्स ऑफ रूल्स है, जो रिलेशनशिप है, वो सब एस्टेब्लिश करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, बिकॉज इट गिव्स पावर टू गवर्नमेंट, और इट कैन remove or not completely remove, but it can diminish the power of the government. So it is called also the living document also. समझ में आ रहा है? living document, it is not that a static one. We cannot say that it is a static one. बस लिखा गया तो लिखा गया, वैसे नहीं रहता है, ये बदलता भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ जो तुम अपने दिमाग में पढ़ते आ रहे हो कि रिटिन क्या होता है, ऑन रिटिन क्या होता है, कुछ कुछ देश में है तुम्हारा ऑन रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है भाई। समझ में आ रहा है? जैसे कि तुम्हारा
क्यों भाई, मतलब क्यों अनरिटन है? क्योंकि ये तुम्हारा कम्प्लीटली कम्प्लीटली तुम्हारा वो स्टेटमेंट टाइप का जो हमारा इंडिया में जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वैसा नहीं लिखा गया है। ये तुम्हारा कम्प्लीटली नॉट फॉर्म फ्रेम रखा नहीं गया है, इसलिए ऑन रिटन है तुम्हारा। जैसे हमारा इंडिया में हुआ, यूएसए में हुआ, इसमें जैसे सेट्स ऑफ फंडामेंटल्स रूल जैसे लिखा होता है ना, वैसे नहीं लिखा होता है इसमें ऑन रिटन में। समझ में आ रहा है? तो अभी चलते हैं भाई हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी देखे हो आपने? कभी फोटो में हुआ, गूगल में हुआ, किताब में हुआ? समझ में आ रहा है? कभी देखे हो कैसा दिखता है? और कभी उसका जो कवर पेज होता है, कभी देखे हो उसको? अगर कभी तुम देखे होगे ना, कि तुम खुद रियलाइज़ करो कि ये बहुत बड़ा तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। एंड इन फैक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे मतलब वर्ल्ड में, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश का है तो वो हमारा भारत का है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको बनाने वाले भी तो कुछ होंगे ना, मतलब कौन बनाया, कैसे आया? आपके दिमाग में तो वो सब आ रहा होगा अभी क्वेश्चन में, कि वैसे तो किताब पढ़ा हुआ नहीं था, इंडिया उठा लाया, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया, ऐसा तो नहीं। कुछ तो बनाया होंगे ना, कुछ मोटिव होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको बनाए थे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है तुम पूछोगे? बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जो हमारे देश का जो फ्रीडम चाहते थे, जो मेंबर्स, जितने भी मोस्टली जो मेंबर्स थे हमारा, क्या थे भाई, इसमें फ्रीडम स्ट्रगलर थे मोस्टली। अगर देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल थे। फ्रीडम स्ट्रगलर थे वो सब। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट्स, कुछ मेंबर्स इसमें थे पहले, जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किए थे वो लोग। समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसा फैक्टर रहा होगा जो कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मूड में लाया है? पहली बात कि ये एस्पायरेशन कैसे जनरेट हुआ? जो इतने साल तक का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था फास्ट, उससे फ्रीडम पाने के लिए ब्रिटिशर्स लोगों से। समझ में आ रहा है? और क्या है तुम्हारा? और ये है कि जो ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल चेंजेस जो चल रहा है, जो बदलता जा रहा था, हम पढ़े हैं ना वो एक्ट में भी, कि पहले सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा सब चल रहा था। तो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम भी था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, वो ब्रिटिश रूल से वो चेंज होते जा रहा था। वो इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल को पसंद नहीं था भाई। वाह। फिर तीसरी बात, जो गांधी का जो आइडिया था, थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी जो था, जिसको गांधीज़म बोलते हैं, वो भी तुम्हारा एक फैक्टर था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी एक तुम्हारा फैक्टर था।
फिर भाई दूसरा बात क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये था तुम्हारा फैक्टर्स कुछ कुछ जो तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो तुम्हारा काम किया था, वो समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, क्या हुआ क्या नहीं, वो सब तो हम पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, हम कुछ टू द पॉइंट पढ़ते हैं पहले कि कैसे कैसे वो बना क्या नहीं, वो सब हम पढ़ेंगे थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो एग्ज़ाम में आ सकता है उतना वो डिटेल्स में भी नहीं जाना है हमको, इधर एग्ज़ाम क्वालिफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो जो तुम्हारा कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो हम देखेंगे पहले, कुछ कुछ सर्टेन वर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। पहली बात, लॉ क्या होता है भाई? लॉ वही होता है ये तुम्हारा रूल्स होता है, समझ में आ रहा है। लॉ लॉ और रूल्स के बीच डिफरेंस है भाई, हुआ लॉ और रूल्स के बीच भी तुम्हारा डिफरेंस है। ये जो तुम्हारा रूल्स लाया जाएगा वो किनके हाथ से लिया जाएगा? लेजिस्लेटिव बॉडी जो होता है तुम्हारा, वो आइदर रिटिन होता है, वो आइदर तुम्हारा रिटिन होता है और या फिर तुम्हारा ऑन रिटिन होता है, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा लॉ होता है। फिर क्या तुम्हारा ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस, व्हाट इज ऑर्डिनेंस भाई? अगर तुम्हारा एक टाइम होता है कि ये तुम्हारा ऑर्डिनेंस इशू करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये दोनों तुम्हारा ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, समझ में आ रहा है। कब इशू करते हैं भाई? जब तुम्हारा लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है, सेशन में तुम्हारा अगर नहीं है, अगर कुछ भी तुम्हारा अप्रूवल का ज़रूरत पड़े तो वो कौन करता है भाई? वो तुम्हारा प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट करता है। जैसे कि अभी जो हुआ था तुम्हारा क्या, कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था, वो भी तुम्हारे एक ऑर्डिनेंस ही था, समझ में आ रहा है। वो होता है तुम्हारा ऑर्डिनेंस, समझ में आया? कौन इशू करता है और कौन इशू नहीं करता है, तो इतना समझ में आया। और हम देखेंगे अभी थोड़ा लॉस का जो सीक्वेंस अगर देखेंगे हम इंडिया में, तो कैसा है इंडिया में, डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। सबसे ऊपर पहले से बताया था मैं तुमको, सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम लॉ कौन है तुम्हारा? कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा। क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन इज योर सेंट्रल लॉ। सेकेंड वन क्या होगा भाई तुम्हारा? सेकेंड वन तुम्हारा, सॉरी वेट, सेकेंड होगा तुम्हारा क्या? सेंट्रल लॉ। थर्ड है तुम्हारा क्या? स्टेट्स लॉ है। फोर्थ है तुम्हारा ऑर्डिनेंस आएगा। फिफ्थ है तुम्हारा बाय लॉस आएगा। दिख रहा है कि नहीं भाई? नहीं दिख रहा है शायद।
तुम्हारा बाय लॉ आएगा। समझ में आया? और लास्ट में तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, ऑर्डिनेंस पढ़े। अब हम थोड़ा बाय लॉ देखेंगे। बाय लॉ क्या होता है भाई? एस्टैब्लिश रूल्स एंड एस्टैब्लिश बाय लॉ। बाय लॉ क्या होता है? जो ये सब रेगुलेशंस जो होता है, रूल्स रेगुलेशंस कौन करता है? लोकल अथॉरिटी। किसके अंडर में करते हैं भाई? लोकल अथॉरिटीज जितने भी है तुम्हारा, किसके अंडर में? सेंट्रल और स्टेट लॉ के अंडर में करते हैं रेगुलेशंस। वो बाय लॉ कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अगर सेंट्रल और स्टेट के सबऑर्डिनेट में अगर कुछ भी रेगुलेशन जो लोकल अथॉरिटी बनाते हैं तो उसको बाय लॉ कहा जाता है। समझ में आया इतना भाई? इतना समझ में आया बाय लॉ क्या होता है तुम्हारा? और फिर तुम्हारा रूल्स क्या होता है? मैंने पहले आपको लॉ समझाया था, बताया था लॉ और रूल्स अलग है। लॉ जो होता है कौन लाता है भाई? लेजिस्लेटिव जो लाता है। और तुम्हारा रूल्स जो होता है वो कौन इशू करता है? एग्जीक्यूटिव इशू करता है। एग्जीक्यूटिव तुम्हारा इशू करता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन रहता है तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव इशू करता है। ठीक है। और तुम्हारा रूल ऑफ लॉ जो होता है वो क्या होता है? रूल्स ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है भाई? रूल्स ऑफ लॉ जो है वो है कि पहले उसको कौन डिफाइन किया था, कौन लाया था पहले भाई? एवी डायसी ने लाया था ये। याद रखना, रूल्स ऑफ लॉ एवी डायसी। समझ में आ रहा है? तो रूल्स ऑफ लॉ को याद करने की टेक्निक बता देता हूँ तुमको। डाइस खेले हो कभी? डाइस जो खेलते हैं हुआ, वो कैसे, उसका लॉ होता है कि नहीं? खेलने का वो नियम होता है कि नहीं? ये पकाना है, वैसे ऐसे कुछ कुछ जो टेक्निक होता है, रूल्स बनाया जाता है वो बोर्ड में। तो वैसे तुम याद कर सकते हो रूल्स ऑफ लॉ डाइस से। डाइस ये भी डाइस है। तो ये रूल्स ऑफ लॉ ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंडिविजुअल हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई भी गवर्नर, कोई नेशन का वो जो गवर्नमेंट हुआ, वो कभी भी रूल ऑफ लॉ से बड़ा नहीं है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि रूल ऑफ लॉ से कोई बड़ा नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल हुआ कि तुम्हारा गवर्नमेंट हुआ, वो रूल ऑफ लॉ से बड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है अभी देखेंगे तुम्हारा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है देखेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हमारा फ्रेडरिच जो थे, कौन? फ्रेडरिच जो थे, उनके हिसाब से ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रहा है, जो सेट ऑफ रूल्स उनको जो प्रोवाइड किया गया है, वो उसको इंश्योर करता है। That means constitutionalism is it ensures, क्या इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का जो काम है, जो सेट्स ऑफ रूल्स में जो काम कर रहा है, तो वो फेयरनेस है कि नहीं, वो सब देखता है भाई। कौन? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राइमरी पर्पस देखेंगे तो वो क्या है कि गवर्नमेंट को एक फंक्शनिंग बॉडी बनाना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। क्या? ये तुम्हारा गवर्नमेंट हुआ, ये तुम्हारा गवर्नमेंट हुआ, उसको एक तुम्हारा फंक्शनिंग बॉडी बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तुम्हारा क्या? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि उसका नेचर कैसा रहेगा, उसका फॉर्म कैसा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही होता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम। तो अगर आप टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो देखे थे, रूटीन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, ऑन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तुम्हारा? जो तुम्हारा इजीली वो एमेंड किया जा सकता है, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ रहा है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तुम्हारा? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है तुम्हारा, उसको बदलने के लिए, एमेंड करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है, जैसे तुम्हारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। समझ में आ रहा है? रिजिड फ्लेक्सिबल में समझ में आ रहा है? फ्लेक्सिबल वही होता है, फ्लेक्सिबल तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें तुम्हारा रेगुलेट करने के लिए, सॉरी एमेंड करने के लिए ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं लगता है। नीड नो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा रिजिड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये कर लेता है। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पावर्स डिवाइड करना तुम्हारा किन के बीच? सेंट्रल और जो तुम्हारा रीजनल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, उनके बीच तुम्हारा पावर्स डिवाइड, वही तुम्हारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर तुम्हारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो समझ में आ रहा है डेफिनेशन से, कि जितना भी पावर्स है वो सेंट्रलाइज पावर रहेगा किसी एक की गवर्नमेंट में, वो होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। और आता है तुम्हारा प्रेसिडेंशियल। अगर देखेंगे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा सेपरेट किया जाता है किन दोनों को? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को। और इन दोनों के हेड कौन होता है? तुम्हारा प्रेसिडेंट होता है। समझ में आ रहा है? स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में वही होता है तुम्हारा प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग रहते हैं और उन दोनों का हेड तुम्हारा प्रेसिडेंट रहता है। समझ में आ रहा है?
और तुम्हारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखेंगे हम, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव जो निकल के आता है वो कहाँ से आता है? तुम्हारा जो लेजिस्लेचर से आता है, जिनका हेड तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लेजिस्लेचर जो है हमारा, लेजिस्लेचर के तरफ से जो एग्जीक्यूटिव निकल के आया और हेड तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो लीड करते हैं, वही तुम्हारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारा इंडिया हुआ हमारा इंडिया में है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, ये था तुम्हारा क्या, थोड़ा थोड़ा टर्म्स जो था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़े थे, वह क्यों आया था, क्या ने उनका डिमांड क्या था, वो प्रपोज कौन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। वाह, डिमांड कौन किए थे भाई, प्रपोज कौन किया? 1934 में, याद रखना भाई डेट, 1934 में एम.एन. रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक तुम्हारा आइडिया प्रपोज किए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए इंडिया में। समझ में आ रहा है? एम.एन. रॉय गिव्स द फर्स्ट आइडिया, आता है 1934, याद रखना 1934। एम.एन. रॉय 1934, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट, अब बस थोड़ा याद रखने वाली बात करेंगे। हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट 1934 में एम.एन. रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो डिमांड किए थे, प्रपोज किए थे पहले। हुआ, और 1935 में डिमांड हुआ तुम्हारा। कौन डिमांड किया है? आईएनसी, तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी डिमांड किया कि इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए तुम्हारा आईएनसी, ये क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, डिमांड किए थे। डिमांड कब हुआ, प्रपोज कब हुआ, डिफरेंस है दोनों बीच में। हुआ ये तुम्हारा कुछ फैक्ट है, समझ में आया? 1934 वाला, ये वाला तुम्हारा फैक्ट था ये तुम्हारा। तो प्रपोज कब किया गया? एम.एन. रॉय 1934 में आईएनसी डिमांड, सॉरी 1935 में आईएनसी डिमांड किया था। और तुम्हारा डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स थोड़ा देखेंगे अभी, इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है भाई, जल्दी करेंगे अभी। पहला सीटिंग कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। 9 दिसंबर, हमारा देश जब स्वाधीन हुआ 1947, उससे एक साल पहले 1946 तुम्हारा फर्स्ट असेंबली बैठा था, वो याद हो गया। दिसंबर, 9 दिसंबर को तुम्हारा याद रखना है हुआ। और इसे मुस्लिम लीग इस असेंबली को बॉयकॉट किए थे, मुस्लिम लीग बॉयकॉट किए थे 9 दिसंबर को जो बना था। सेकेंडली, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की बात करेंगे तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे तुम्हारा, उनको फर्स्ट तुम्हारा प्रेसिडेंट तुम्हारा इलेक्ट किया गया था वो कमेटी का, वो सॉरी वो असेंबली का, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था। ही इज द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन? राजेंद्र प्रसाद। और चेयरमैन कौन था तुम्हारा टेम्पोररी वाला? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समझ में आ रहा है? फिर तुम्हारा 13 तारीख को, वही दिसंबर, वही साल, ठीक हुआ, वही साल की बात चल रहा है, वही मंथ का बात चल रहा है। 13 दिसंबर को क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुआ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। किनके द्वारा भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू चाचा। 13 दिसंबर को। पहले जो 9 दिसंबर को बना था मुस्लिम लीग बॉयकॉट किया। 11 दिसंबर जो 1946 वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना गया। टेम्पोररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया भाई? 13 दिसंबर 1946 को तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अब बात चलेगा भाई, दिसंबर अब ख़त्म हुआ, अब चलते हैं जनवरी में। हुआ, जनवरी में चलेंगे, इसका एक साल बढ़ जाएगा भाई, अगले साल आएगा। अभी 1947 वाला सीन है अभी। तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, उसको एडॉप्ट किया गया। देखो भाई, कब तुम्हारा इंट्रोड्यूस हुआ, कब एडॉप्ट हुआ, वो याद रखना है। एडॉप्ट वाला सीन तुम्हारा जनवरी को हुआ था। हुआ, प्रेजेंट किया वाला सीन तुम्हारा, जो इंट्रोड्यूस किया वाला सीन तुम्हारा दिसंबर, 1 महीने पहले हुआ। ठीक है, वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या हुआ? एडॉप्ट किया गया। फिर चलते हैं भाई, वही डेट में चलेंगे, वही साल में चलेंगे। अब तुम्हारा डेट, वो महीना बदलेगा, अब आएगा 22 जुलाई आएगा भाई, 22 जुलाई आएगा, जब तुम्हारा नेशनल फ्लैग को तुम्हारा एडॉप्ट किया गया था। क्या? नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया था भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, अब तुम्हारा 1947 जुलाई गया, फिर आएगा अगस्त का भाई, हमारा स्वाधीन वाला 1947 वाला सीन। 15 में आ गए, जब देश स्वाधीन हुआ था, धीरे धीरे आ रहे हैं देखो। ठीक है, अभी क्या पावर ट्रांसफ़र किया गया था, जो हम पढ़े थे ना, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, जो सेपरेट डोमिनियन बनाया जाएगा और दोनों का जो गवर्नर जनरल तुम्हारा अलग अलग रखा जाएगा, वही वाला। तो कुछ रिवोल्यूशन जो उधर से भी लाए थे वो। तो इधर क्या हुआ? तुम्हारा पावर तुम्हारा ट्रांसफ़र किया गया, इंडिया पाकिस्तान दोनों। इंडिया हुआ तुम्हारा 15 अगस्त को, पाकिस्तान था तुम्हारा 14 अगस्त को। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आया? याद करने वाली चीज़ इसमें मैं क्या समझाऊँ तुमको, डेट में क्या समझाऊँ? जो समझने वाला चीज़ है वो तुमको मैं समझाऊँगा बाद में। वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, वो क्या नहीं, वो समझाऊँगा, वो बाद में समझाऊँगा। अभी थोड़ा याद रख लो पहले कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम शुरू का रिवीजन फिर एक बार रिकैप लेंगे इसका। हुआ, पहले ख़त्म हो जाने दो। तो
अब सीन आएगा तुम्हारा 1949 में। बात होगा मई का, मई महीना। अभी क्या हुआ भाई, सॉरी, मैं नहीं, तुम्हारा कौन से साल, नवंबर में चलते हैं, नवंबर में, नवंबर तुम्हारा 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 की बात। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, एनेक्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अलग लिख देता हूँ। 26 नवंबर 1949 और क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडॉप्ट हुआ, एनेक्ट हुआ। जो तुम्हारा नेशनल फ्लैग वाला अलग है, वो तुम्हारा 22 जुलाई वाला। अभी हम 1950 में आएंगे, जनवरी में। कब, 1950 जनवरी में, 24 को हुआ। तो अभी क्या हुआ, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम वो दोनों एडॉप्ट किया गया। कंफ्यूज मत होना, अभी तुमको मैं रिलेशन बताऊंगा उसको कैसे याद, कौन सा पहले आया कौन सा बाद, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। पहली बात, जब तुम्हारा फ्लैग, जब हमारा जो अगस्त 15 जो आता है, तो हम जो फ्लैग जो होस्ट होने के बात हम करते हैं ना, वो नेशनल सॉन्ग एंथम वो सब वगैरह जो गाते हैं, तो पहले क्या आएगा भाई, पहले फ्लैग आएगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा गाना वाना वगैरह वो सब आएगा, नेशनल सॉन्ग हुआ, नेशनल एंथम। तो पहले कौन आएगा, फ्लैग। फ्लैग कब एडॉप्ट हुआ था भाई तुम्हारा, 22 वाला, 1947 वाला सीन, और वो जुलाई वाला महीना हुआ। ये 22, इसमें 20 और 2 ऐड कर दो, 24 में चलेंगे। इसमें कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, 1950 में चलेंगे। तो अब जनवरी का सीन है तुम्हारा। अब तुम्हारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम तुम्हारा एडॉप्ट किया गया। समझ में आया। ये क्वेश्चन आता है भाई, याद रखना कि नेशनल सॉन्ग कब एडॉप्ट हुआ था, नेशनल एंथम कब हुआ था, और तुम्हारा नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट हुआ था, वो आता है एग्जाम में। गलत मत कर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। समझ में आया इतना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अब केम इनटू जो काम लागू में आएगा, केम इनटू फोर्स कब होगा, 26 जनवरी 1950। अब गाना वाना वगैरह सब ख़त्म हुआ भाई, हुआ, ख़त्म हो गया। अब दूसरे दिन हम क्या करेंगे, 24, फिर 26 को उसी साल में हमारा क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करेंगे, सॉरी काम काम करेगा, लागू, कैम इंटू फोर्स हो गया भाई। समझ में आया क्या हुआ, एडॉप्ट कब हुआ, 26 को, 26 नवंबर 1949 हुआ। फिर तुम्हारा गाना बजेगा, फ्लैग फ्लैग होस्टिंग चलेगा, गाना बजेगा 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग एंथम वो सब एडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को तुम्हारा क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट कैम इनटू फोर्स हुआ। समझ में आया। ठीक है, तो भाई ये सब याद करने वाली बात है। फिर और एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। हम पहले चलते हैं 1946 में,
हम बेस पॉइंट किसको लेंगे, 1947 को बेस लेंगे। अब आप इसको लेके याद करेंगे, एक साल पहले 1946 की बात करेंगे, और तुम्हारा 9 तारीख को हुआ, दिसंबर की बात है। तो इस टाइम में क्या हुआ था भाई कि पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो असेंबली है वो होने वाला था, लेकिन वो मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर दिए थे। 2 दिन बाद, वही साल में, वही महीने में तुम्हारा क्या किया गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठाया गया, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद थे। टेम्पोररी चेयरमैन जो थे तुम्हारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हुआ फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को भाई, 13 दिसंबर की बात हो रही है 1946 को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस किए थे। क्या मैं बताऊंगा, बोला था ना वो क्या क्या रिजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है वो तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किए थे भाई, समझ में आया। तो एक साल बाद 3 इवेंट को तुमको याद रखना है। अभी अब उसी साल में आता है 1947 में, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 में क्या हुआ था तुम्हारा, 22 जनवरी 19 जो ऑब्जेक्टिव को एडॉप्ट किया गया था, समझ में आया। 26 जनवरी को ऑब्जेक्टिव तुम्हारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो एडॉप्ट किया गया था, समझ में आया इतना। और फिर 1947 वाला सीन अब चलता रहेगा, जनवरी 1947 वाला सीन है, फिर जुलाई 22 की बात चली जब तुम्हारा फ्लैग पहले एडॉप्ट हुआ, समझ में आया। जुलाई से अब आएंगे अगस्त में भाई, 1947 15 अगस्त की बात हो रही है, जब पावर ट्रांसफ़र किया गया तुम्हारा किन दोनों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सेपरेट डोमिनियन एस्टेब्लिश। अगस्त से हम सीधा चलेंगे 1947 हुआ। अब बात आएगा तुम्हारा तो नवंबर वाला सीन जो था तुम्हारा, 26 नवंबर वाला 1946 वाला, तो फ्लैग हुआ, पावर सेपरेट हुआ, अभी क्या गाना वाना बजेगा भाई। हुआ 26 तुम्हारा नवंबर को, हाँ 26 नवंबर 1949 को तुम्हारा क्या हुआ, नेशनल सॉन्ग और एंथम को एडॉप्ट किया गया भाई, गाना वाना बज गया। ये 24 को हुआ ना, हाँ गाना वाना 24 को बजा। फिर 2 दिन बाद तुम्हारा 26 जो हुआ, और जनवरी को गाना वाना बज गया, और 1950 में क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कैम इंटू फोर्स कर दिया गया। समझ में आया इतना समझ में आया। वाह, इतना समझ में आया कि नहीं, वो याद करने का टेक्निक मैं तुमको बताऊँ, कुछ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्लैग वाला सीन अगर पूछेगा कि कैसे याद रखना है, वो 1947 की साल को तुम बेस पॉइंट मान लेना पहले, और एक साल पहले की बात कर रहे 1946 की बात। एक हुआ तुम्हारा 11 वाला, पहले 9 वाला जो ये कर दिए थे, 9 तुम्हारा जुलाई वाला हुआ, और सॉरी 9 दिसंबर वाला जो मुस्लिम लीग तुम्हारा क्या कर दिए थे, बॉयकॉट कर दिए थे। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था तुम्हारा, जो नारायण प्रसाद इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट,
और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वो टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 में क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू ने। याद हुआ, ये 3 इवेंट हुआ भाई तुम्हारा। अब आएंगे कब, किधर आएंगे भाई, 1947 वाला सीन में आएंगे। 1947 वाला 1 साल हो गया तुम्हारा, पार हो गया, दिसंबर महीना ख़त्म हुआ, जनवरी में चलते हैं अभी। वो 22 जनवरी में क्या, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास हुआ था वो एडॉप्ट किया गया। समझ में आया भाई, समझ में आया कि नहीं। 22 जनवरी हुआ रिजोल्यूशन, तो भाई अब तो हमको मिल गया, हुआ एडॉप्ट हो गया। अब चलो भाई फ्लैग के बारे में चलते हैं। फ्लैग की अगर बात होगा तो तुम वही 1947 वाला, लेकिन महीना तुम्हारा जुलाई चल रहा है, 22 जुलाई चल रहा है। हुआ उस टाइम में क्या, नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग मिल गया भाई। आपको हमको देश को क्या स्वाधीन करना चाहिए, वही जुलाई से फिर अगस्त, चलो 15 अगस्त 1947 में। तो तब क्या हुआ था तुम्हारा, इंडिया और पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र किया गया, सेपरेट डोमिनियन बनाया गया। 1947 वाला जो अगस्त 15 वाला और 14 वाला, 14 को तुम्हारा पाकिस्तान हुआ था, हुआ ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडप्ट जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा भाई, 26 नवंबर 1949 की बात है चलेगी। हुआ दिसंबर से शुरू हुआ था, फिर नवंबर आ गया, 26 नवंबर को 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। नवंबर ख़त्म हुआ, दिसंबर ख़त्म हुआ, जनवरी जब आएगा 1950 आ जाएगा, 1959 वही तुम्हारा 24 वाला से। 24 को क्या होता, नेशनल सॉन्ग, नेशनल गाना बजा भाई। हुआ नेशनल सॉन्ग, नेशनल गाना बजा, एडॉप्ट किया गया। फिर तुम्हारा 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950, तब क्या हुआ तुम्हारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो एनेक्ट हुआ, सॉरी कैम इनटू फोर्स हुआ था तुम्हारा। इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आया कि नहीं, ये तुम्हारा याद रखने वाला चीज़ था, मैं जो आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो भाई आज इतना क्लास रखते हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई कर लेना, जो जो याद रखने वाला चीज़ है वो थोड़ा, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको याद करने के लिए कुछ अर्थ सही लगा तो वो करना, लेकिन याद करना। हुआ ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना, सब अपने परिवार का भी ध्यान रखना, पढ़ते रहना है। हुआ ठीक है भाई, रखते हैं, बाय।